वैभव सूर्यवंशी बनाम सुनील नारायण, वैभव सूर्यवंशी बनाम वरुण चक्रवर्ती। इस मैचअप का इंतजार सबको है, मुझे भी है और आई एम श्योर आपको भी होगा। हालांकि ये लड़का पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया था, लेकिन फिर भी सबको इंतजार है कि यार 14 साल का लड़का इन मजे हुए स्पिनर के सामने किस तरह से खेलेगा। तो मैचअप के बीच में मैचअप मुकाबला है केकेआर बनाम राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल इस सीजन प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, कोलकाता अभी भी बची हुई है। अगले सारे मुकाबले जीतेंगे तो 17 अंक पे पहुंच सकते हैं, अभी 9 अंक पे खड़ी है, लेकिन अगर एक भी हारती तो 15 पे रन रेट की बात चलेगी। अभी भी बहुत उम्मीदें बाकी है। ये कोलकाता में मुकाबला और दूसरा संडे है तो डबल हेडर है, तो दूसरा मुकाबला पहाड़ियों में धर्मशाला में, सबसे खूबसूरत जो मैदान है धर्मशाला का, वहां पे होगा पंजाब बनाम एलएसजी। पहले बात करेंगे कोलकाता बनाम आरआर। ईडन गार्डन की ये पिच है ना, पिछले कुछ मैचेस में लगभग 194 रन का औसतन रन बनाने का मौका दिया है बल्लेबाजों को, तो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच है और पहले बल्लेबाजी करना बुरा विकल्प मेरे हिसाब से है नहीं। कोलकाता के लिए सारे मुकाबले जीतना बड़ा जरूरी है, लेकिन खेल किससे रही है? राजस्थान से आज खेलेगी सीएसके और एसआरएच बाद में खेलने वाली है। ये तीनों टीमें है ना प्लेऑफ से बाहर हो गई है। इसका मतलब उनके पास खोने के लिए ना कुछ भी नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है केकेआर को। इसी वजह से उन्हें अपना एक गेम खेलना पड़ेगा। अब एक गेम किस तरह से खेल रहे हैं, पिछले मैच में हमने दिल्ली के सामने देखा था, सुनील नारायण चढ़ पड़े पावर प्ले में। जब वो चल पड़ते तो फिर उनकी बल्लेबाजी एक अलग नजर आती है और बड़ा स्कोर अर्जित कर पाते हैं, जिस तरह से दिल्ली के सामने हुआ और दिल्ली हार गई, केकेआर जीत गई। अब वो नहीं चलते तो फिर क्या करना होगा? अब अजिंक्य रहाणे को भी आप नंबर 3 भेज रहे हैं ना, उसमें वेंकटेश अय्यर बहुत नीचे आ रहे हैं। वेंकटेश अय्यर नीचे आ रहे हैं तो फिर उनका जो स्पिन के सामने खेलना होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते और वो आउट हो जाते हैं। वेंकटेश अय्यर को किसी तरह से आप ऊपर बैटिंग करा सकते हैं, क्या पावर प्ले में बैटिंग करा सकते हैं। नंबर 3 पे जब बैटिंग करते तो वो कामयाब रहते हैं। मुझे लगता है इसमें ना केकेआर के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है पॉजिटिव, तो इसी वजह से ये आपको एक ध्यान रखना होगा। वो एक बार चल पड़े, एंड्रे रसेल एक बार चल पड़े तो फिर इनकी बल्लेबाजी यूनिट चलेगी और तभी उन्हें फायदा होगा। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का ये जो डियो है ना वो कमाल का है। देखिए पिछले मैच में ना 2.1 ओवर जब डाली थी सुनील नारायण ने 25 रन दे दिए थे। पहली 3 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 31 रन दिए थे, दोनों ने कोई विकेट निकाली नहीं। लेकिन उसके बाद जब 17 गेंदें दोनों ने मिला के डाली तो 12 ही रन दिए और 5 विकेट चटका दी, वहीं पे कमबैक किया था। तो ऐसा ही कुछ कमाल करना होगा। ये तो कप्तानी भी की ना सुनील नारायण ने, पिछले मैच में रन आउट भी किया, कप्तानी भी की। एक अलग ही दिन था सुनील नारायण के लिए, बैटिंग भी बहुत बढ़िया चली थी। वैसे ही दिन चलते रहे ना तो फिर अलग ही लेवल पे केकेआर का परफॉर्मेंस जाएगा। तो इनके ऊपर बहुत दारोमदार है, खास करके ये 4 ओवर दोनों की, मतलब 8 ओवर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की, अगर वो ठीक से चली, उसमें अगर विकेट आई जो पिछले मैच में आई जिस तरह से, तो गेम को पकड़ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के सामने ना जो उनकी बल्लेबाजी है वो स्ट्रगल कर रही है, इस तरह से बढ़िया तरीके से चल नहीं रही है। सामने सिमरन हेटमायर जो फिनिशर है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा जो मिडिल ओवर के जो बल्लेबाज हैं उनके सामने स्पिन का जो चैलेंज है वो एक बहुत पुख्ता चैलेंज रहेगा। इसी वजह से राजस्थान को भी ना यशस्वी का चलना बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर वो नहीं चले तो फिर एक्सपोज होगी जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है ये 8 ओवर के सामने। एंड्रे रसेल को टच अपॉन करना बड़ा जरूरी है। उनका करियर स्ट्राइक रेट लगभग 250 का है, लेकिन इस सीजन 130 के स्ट्राइक रेट से 100 रन भी नहीं बनाए, तो ना तो औसत अच्छा है ना तो स्ट्राइकिंग रेट अच्छा है, तो फिर केकेआर तो स्ट्रगल करेगी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भाई इनको कम से कम 12 से 15 ओवर में आप एंट्री पॉइंट दे ही दो और उन्हें कहे कि भाई आप जाके ना, डजंट मैटर, आपको नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेलना है, आपको एंड्रे रसेल वाला क्रिकेट खेलना है। आपको वो पावर हाउस दिखाना है जो आपके बल्ले से निकलता है, गेंद जाती है बाहर। आपने अगर एग्रेशन नहीं दिखाया तो फिर काम नहीं चलेगा। और उसी एग्रेशन में तो जो गेंदबाज है वो थोड़े दबाव में खेलते, तो वो मैनेजमेंट का काम वहां पे बढ़ जाएगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो रास्ता निकाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर भेजना ही भेजना एंड्रे रसेल को, ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना क्या है ये बताइएगा। अजिंक्य रहाणे की भी बात करेंगे ना, अजिंक्य रहाणे को पिछले मैच में चोट लगी थी, बाहर गए थे, सुनील नारायण ने कप्तानी की थी। अब अगर वो इंजर्ड रहते, जो मुझे लगता है कि वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन अगर वो इंजर्ड रहते ना भाई तो बैटिंग तो है ही है, क्योंकि इनकी स्ट्राइक रेट देखिए इस साल 150 की है, लगभग 149 की स्ट्राइक रेट है और रन भी सबसे ज्यादा बनाए केकेआर के लिए। तो वो दोनों ही लिहाज से आप उसे मिस करेंगे, बतौर बल्लेबाज भी और बतौर कप्तान भी। अब फिर सुनील नारायण वहां पे आएंगे और कहेंगे यार मैं कप्तानी करूंगा। और वेंकटेश अय्यर तो डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन थे ना, वो तो इम्पैक्ट सबसे बाहर हो गए थे, तो क्या वो आएंगे वो कप्तानी करेंगे? अगर वो कप्तानी करें तो किस तरह से कप्तानी करेंगे ये भी देखना होगा। अगर अजिंक्य रहाणे नहीं खेलते
बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा वेंकटेश अय्यर के लिए अगर वो कप्तानी करते हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे का फिट रहना और खेलना केकेआर के लिए इस सिचुएशन में बड़ा जरूरी है। प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। देखिए पिछले मैच में ना दोनों ओपनर्स ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, वो बड़ा जरूरी है केकेआर के लिए। अगर वो अच्छी शुरुआत नहीं देंगे तो पूरा इनका जो सेटअप है वो स्पिन के सामने ना खराब हो जाता है। तो स्टार्ट अच्छी मिली, ये बड़ा जरूरी। तो रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे अगर फिट है तो वो नंबर 3 पे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, अनुकूल रॉय और उसमें अंकुरिश रघुवंशी। तो आपके अच्छे 8 हो गए। अब रोमन पावल का नाम नहीं है यहाँ पे। मैं चाहूंगा ना एंड्रिक नोकिया को खिलाया जाए। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के सामने ना बाउंसर पे ना बड़ा परेशान किया था मुंबई ने। एंड्रिक नोकिया के पास ना पेस है, वो बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या वो एक प्लान कर सकते हैं? मेरे हिसाब से करना चाहिए। और अनुकूल रॉय ना एक अच्छा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अच्छा फिनिशर है। डोमेस्टिक क्रिकेट में ना लोअर डाउन दी ऑर्डर अच्छी बैटिंग करता है। तो आपके पास अगर उसको मिला के 8 बल्लेबाज हो जाते हैं ना तो काफी है मुझे लगता है। तो फिर अनुकूल रॉय, अंकुरिश रघुवंशी जो 8 हो गए, उसके बाद हर्षित राणा, एंड्रिक नोकिया, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती। ऐसा मुझे लग रहा है प्लेइंग 12 केकेआर को खिलाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। ये राजस्थान इतना खराब क्यों खेला, ये सबके जहन में सवाल है। देखिए एक तो ऑक्शन स्ट्रेटेजी, उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले पिछले मैच की बात करूंगा। पिछले मैच में ना पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था मुंबई के सामने। क्लियर प्लान था मुंबई इंडियंस का कि आएंगे, शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे, बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे और वहां पे फंसाएंगे। और फंसे, वो फील्ड आपको नजर आ रही है। पहली बॉल भी अगर रियान पराग बाउंसर पे खेल रहे हैं बुमराह के सामने, तो उन्हें पता होना चाहिए कि बाद में गेंद और आएगी, लेकिन वहां पे भी लेट हो गए और गेंद को एकदम हवा में खड़ी कर दिया। शिमरन हेटमार के सामने भी वो लेग साइड का जाल बिछाया हुआ था, उन्हें पता था कि बाउंसर आने वाला है, उसके बावजूद भी वहां पे आउट हुए। तो उसे काउंटर करने के लिए या तो गेंद को छोड़ने के लिए या कंट्रोल करके खेलने के लिए वो किसी ने कोशिश नहीं की। जब ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। उसके बाद जो गेंदबाजी भी थी ना, वो गेंदबाजी में भी इतनी कोई धारदार नजर आई नहीं। सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी देखेंगे ना, वो 9-10 की तरफ जा रही है और एक नहीं दो नहीं, सारे गेंदबाजों की बात कर रहा हूं। तो वहां पे दिक्कत आएगी ना। तो ओवरऑल एक टीम फेलियर है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे पिछले मैच के अलावा इस पूरे सीजन में जो खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, वो एक तो प्लानिंग में, सोच में, सब चीजों में कमी रही है। कि आपको दिख रहा है ना कि ये प्लानिंग हो रही है बाउंसर की, तो उसके सामने काउंटर फटक से करना है ना, बात भी करनी है। वो भले ही आपको लगता है कि यार विकेट गिर गई है, लेकिन आप जब खेमे में बैठे होते हैं ना तो कम से कम एक कम्युनिकेशन कर ही सकते हैं अपनी टीम के साथ। जो मैनेजमेंट रहता है कि यार बाउंसर का प्लान हो रहा है, थोड़ा भी संभाल के वो प्लान दिखानी है। हो सकती है गलती, लेकिन बार बार गलती हुई राजस्थान रॉयल्स के खेमे से। अब जो ऑक्शन की मैं बात कर रहा था, बटलर की बहुत बात हुई है, लेकिन बटलर के अलावा भी जिस लड़कों को जाने दिया उसमें कौन कौन थे? आवेश खान थे। आवेश खान भी इनके लिए खेले ना, मैच जिताया उन्होंने, आपको याद होगा। फिर ट्रेंट बोल्ट क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मुंबई के लिए, कि उनके हाईएस्ट विकेट टेकर तो बन ही गए थे, अब उनको भी जाने दिया। इसके अलावा चहल और अश्विन, हाई क्वालिटी गेंदबाज को अब जब जाने देते हो ना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे ना वो परफॉर्मेंस किसी से भी देखने को नहीं मिला इस सीजन। हसरंगा भी नहीं, तीक्षणा भी नहीं, यहाँ तक कि जोफ्रा आर्चर पे जरूर वो देखने को मिला कि उनकी फिटनेस बेहतर है, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वो लोन वॉरियर नजर आ रहे हैं। अब तो संदीप शर्मा भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये जो इनकी दिक्कत है और भी ज़्यादा गहरी हुई है। सिर्फ एक पॉजिटिव देखने को मिला है यशस्वी के बाद, वो है वैभव सूर्यवंशी, जो इनके फ्यूचर का सितारा है। तो उसके लिए राजस्थान को पूरे नंबर, बाकी सारे नंबर काटो इनके। वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करेंगे। देखिए पिछले मैच में मिस आउट कर गए थे, लेकिन उससे पहले 35 बॉल में 100 बनाया था। यंग लड़का है, अब किस तरह से वापस आता है ना। पिछले मैच में आउट हो गया था, मुंबई जैसी टीम ने प्लानिंग की थी, जल्दी आउट हो गया था, आगे वाली लेन डालने की कोशिश की थी। दूसरी टीमें भी ना अब उन्हें यॉर्कर डालेगी, दूसरी टीमें भी वो स्पिन का सामना कराएगी पावर प्ले में, खास करके केकेआर। अब इसको किस तरह से काउंटर करते हो, और उस जो एक छोटा फेलियर आया उसको छोड़ के कितना आगे निकलते हैं, ये एक उनकी मानसिकता का जो टेस्ट है वो होगा, वो हमें देखने को मिलेगा। और एक्साइटेड में भी हूँ कि अगर रन बनाते ना तो फिर एक और चैलेंज को पार करेंगे कि 2 क्वालिटी स्पिनर जो केकेआर के खेमे में है और 2 अच्छे फास्ट बॉलर भी ना, अगर नोकिया नहीं खेलते तो अच्छी बात है, उनका एक काउंटर देखने को मिलेगा। लेकिन 2 इंडियन अच्छे फास्ट बॉलर है, वैभव अरोरा और हर्षित राणा, उनको किस तरह से काउंटर करते हैं। खैर, पिछला मैच जब राजस्थान और केकेआर का हुआ था तो 150 पे घुटने टिक दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने, वो जहन में चलेगा, उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। अगर राजस्थान रॉयल्स सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहेगी ना तो भी दिक्कत में आएगी। अब आखिरी चीज, आने वाले मैचेस किस तरह से खेलती है राजस्थान रॉयल्स। एक तो प्राइड के लिए खेलना, लेकिन मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि इनकी जो बैटिंग है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और गेम्स को खत्म करे। 3 बार ऐसा हुआ, जो मैंने पहले भी बात की है, कि गेम्स को खत्म नहीं कर पाए, हाथ में गेम थी और जाने दिया, वो ना करने पाए। क्योंकि अगर वैसा करेंगे ना तो आने वाले सीजन के लिए वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए राजस्थान रॉयल्स के पास उनकी बल्लेबाजी यूनिट में, क्योंकि मेनली इंडियन बल्लेबाजी है ना, तो उनको रन बनाने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि ये बल्लेबाजी ने रन नहीं बनाए, झुरेले भी रन बनाए, यशस्वी तो खैर सबसे ज्यादा रन बनाए इन टीम के लिए, यहाँ तक कि रेयान पराग
जो बीच में ऐसा लगे स्ट्रगल करते, उन्होंने भी रन बनाए। तो आपने अगर 250-250 के आसपास रन बनाए, तो फिर अच्छा अगर अगले 3 मैचेस में खत्म करेंगे ना, तो राजस्थान रॉयल्स के खेमे को आने वाली सीजन के लिए बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की। यशस्वी जायसवाल सॉलिड फॉर्म में, उन्हें वो बरकरार रखना है फॉर्म और खत्म भी अच्छे से करना है। उसके बाद अगर संजू आ जाते हैं तो संजू को आप नंबर 3 पे खिलाइए और वैभव सूर्यवंशी को बरकरार रखिए ओपन में। तो आपके ये 3 हो गए। अगर वो नहीं आते तो फिर नीतीश राणा नंबर 3, फिर रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर। भाई बल्ला इतना खामोश है। हमने बहुत खिलाड़ियों की बात की है, लेकिन आईपीएल में ना इतना भी कोई धमाल नहीं किया सिमरन हेटमायर ने। उनके नंबर्स के बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन भाई ये, और आपको अच्छा पैसा मिलता है, आपको अच्छी प्राइस में खरीदा जाता है अपनी टीम के द्वारा। आपकी जिम्मेदारी है कि भाई अच्छे से गेम को ख़त्म करें। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा, आकाश मडवाल, अब फजल हक फारूकी। देखिए फजल हक फारूकी ना 14 ओवर डाले, 170 के आसपास रन दे दिए और कोई विकेट नहीं मिली है। स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आपके पास ना एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, क्वेना मपाका, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, यंग अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, आपने देखा था। वो मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने डेब्यू किया था। उनको मौका दे सकते हैं आप। और कुमार कार्तिक, ये प्लेइंग 12 मुझे लगता है। आप लोग को बताइए क्या लगता है। और अगर संजू सैमसन खेलते तो संजू सैमसन खेलेंगे शुभम दुबे की जगह पे। मैचेस पे आते सीधा, जोफ्रा आर्चर बनाम सुनील नारायण और गुरबाज, ये दोनों के सामने ना यॉर्कर जरूर डालिएगा। सुनील नारायण भी यॉर्कर में फंसते हैं और गुरबाज के सामने भी ना आगे वाली लेंथ में जरूर वो फंसते हैं। वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो सकते हैं। पिछले मैच में मिचेल स्टार्क के सामने कॉट बिहाइंड हुए तो आपको याद होगा, एकदम आगे वाली लेंथ पे। और अगर ये काम नहीं करता तो फिर आकाश मडवाल है आपके पास। आकाश मडवाल ना, उसके पास बेहतरीन यॉर्कर है। अगर वो पावर प्ले में यॉर्कर डाल सकता है तो फिर ये एक मैचअप जरूर बनेगा ये दोनों ओपनर के सामने। और अगर अजिंक्य रहाणे खेलते हैं तो फिर जोफ्रा आर्चर को आप जरूर उनके लिए एक ओवर में रखिएगा जरूर, क्योंकि 2 इनिंग खेले हैं, 9 गेंदे डाले, जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 1 रन बनाया है और आउट भी हुआ है। तो फिर उनके सामने ये मैचअप बड़ा जरूरी है। खैर जोफ्रा आर्चर का मैचअप तो एंड्रे रसल के सामने भी रहेगा। तो जोफ्रा आर्चर को आप किस तरह से गेंदबाजी में चलाते ना, ये बड़ा क्रूशियल होगा। वो 4 ओवर एकदम गोल्ड के समान है राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहीं पे अगर सामने वाली तरफ आएंगे ना, अगर एंड्रिक नोकिया खेलते हैं तो उन्होंने परेशान किया है यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल को पेस से बीट किया है, वो फॉर्म में है। तो क्या ये मैचअप देखने को हमें मिल सकता है अगर एंड्रिक नोकिया खेलते हैं तो? मुझे लगता है, देखिए सुनील नारायण ने जिस तरह से पिछले मैच में शुरुआत दी थी गुरबाज के साथ, अगर वैसे ही शुरुआत मिली, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल किया, तो फिर केकेआर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? संडे का दूसरा मुकाबला पंजाब बनाम लखनऊ, दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगा। मैं खेला हूं वहां पे, बड़ी गेंद स्विंग करती है, वहां पे बॉल फ्लाई भी करता है, अगर लेंथ को मिस किया तो छक्के भी पड़ते हैं। वहां पे आपको एक कड़क मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब बहुत अच्छे पोजीशन में है, 13 अंक पे है, अगले 4 मैचेस में से 2 मैच जीत गई, मतलब क्वालिफाई कर गई, और 4 में से सिर्फ 1 भी जीती, तो भी 15 पे ना रन रेट पे बात आ सकती है। आज है मुकाबला लखनऊ के साथ, फिर दिल्ली और मुंबई के साथ खेलेगी इसी मैदान में, तो एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक फेमिलियरिटी मिलती है खिलाड़ियों को कि एक ही मैदान में खेलना है, वो किस तरह से बिहेव करती है। तो होम एडवांटेज का जो फायदा है वो पंजाब को अच्छी तरीके से हो सकता है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पे एक और बार नजर रहेगी। अभी तक 199 गेंदे खेले, 25 छक्के लगा चुके हैं, 23 चौके लगा चुके हैं। 6 हिटिंग एबिलिटी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है और ये लगातार कर रहे हैं। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां से लेके उसके बाद तक जो इनका सफर रहा है अपनी बैटिंग को इंप्रूव करने का, काबिले तारीफ रहा है। एक और बार जिम्मेदारी रहेगी, हर 8वीं गेंद पे छक्का लगा रहे हैं, ये अनबिलीवेबल नंबर्स है, और कोशिश कर रहे हैं कि मैच को आखिर तक लेके जाए ताकि मैच को खत्म किया जाए। और जो रन बनाए उसमें से ज्यादातर रन, लगभग 350 रन ना, ये घर के बाहर बनाए। मतलब मुल्लापुर में जब खेलते थे तब रन नहीं बनाए, लेकिन मुल्लापुर के बाहर निकले तो रन बनाए। अब आ गए धर्मशाला, धर्मशाला इनका होम ग्राउंड है, लेकिन अगर जहन में ये सोचेंगे ना ये तो अवे ग्राउंड है, उस हिसाब से अगर खेलेंगे तो बिल्कुल दोबारा आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। लेकिन इनफॉर्म में एक और बार उन पे जिम्मेदारी रहेगी। और ये धर्मशाला में जो उछाल देखने को मिलता है ना, जो इस पिच पे थोड़ा सा सीम होता है, अर्ली ऑन अगर आए बैटिंग करने के लिए तो जरूर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं बतौर श्रेयस अय्यर। लेकिन क्योंकि वानखेड़े की पिच पे पले बड़े, बाउंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बल्लेबाजी में, धर्मशाला में भी आपको बाउंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंजॉय करनी चाहिए धर्मशाला में बैटिंग करना श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर द कैप्टन, देखिए ये कैप्टन को ना मैं उसी फहरिस्त में रखूंगा जहां पे ना बड़े बड़े कप्तान रह चुके हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर। अब देखिए शुरुआत तो कहीं से आपको करनी पड़ेगी ना। श्रेयस अय्यर ने शुरुआत बहुत अच्छी कर दी है, 2 फाइनल खेले, 1 हारे 1 जीते,
केकेआर के साथ जीत गए, दिल्ली के साथ हार गए थे, लेकिन टीम को फाइनल में लेके गए। और इस बार पंजाब के साथ ऐसी कप्तानी कर रहे हैं कि पंजाब को उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जो 2014 से अभी तक हुआ नहीं है। 2014 से पंजाब अभी तक क्वालिफाई नहीं किए। वहां पे ये कप्तान ऐसा आता है कि प्लेऑफ्स की रेस में ना आगे लेके जा रहा है। अभी हुए नहीं है, लेकिन अगर कर देगा ये काम तो फिर एक और उनके कंधों पे ना सितारा लग जाएगा। ये कमाल है भाई, मतलब बहुत बड़ी बात है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, क्योंकि जिस तरह से कप्तानी भी कर रहे हैं। जडेजा के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आए थे हरप्रीत बरार को और आउट भी करवाया। जरूर गए थे रन वहां पे, लेकिन ये सोचता है ना आउट ऑफ द बॉक्स है। चहल को लेके आए थे महेंद्र सिंह धोनी के सामने, 19वीं ओवर डलवाई वहां पे, वो हैट्रिक भी लेके गए। तो ये सिर्फ ये फीलिंग के हिसाब से नहीं जाता, ये पूरी प्लानिंग के हिसाब से जाता है। ज़्यादा गेंदबाजों के साथ खेलना पसंद करता है ताकि उसके पास विकल्प रहे और अच्छी कप्तानी कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी की दाद तो देनी पड़ी। पहला अनकैप बल्लेबाज जिसने आईपीएल में 1000 रन को पार किया, प्रभसिमरन सिंह। बात नहीं होती ना ज़्यादा उस लड़की के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रियांश आर्या के साथ साथ ना 346 रन इन्होंने भी बना दिए। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर पे है पंजाब के लिए। और इस सीजन ना कमाल कर रहा है। कमाल क्या कर रहा है कि हर बार तो रन बनाता था, बेबाक अंदाज में खेलता था, स्ट्राइक रेट तो उसका कमाल रहता है। ये इस साल भी 165 का स्ट्राइक रेट है, करियर स्ट्राइक रेट भी 150 का है। तो अब इस साल क्या बदला, इस साल ना पावर प्ले के आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पंजाब के लिए, क्योंकि फिर गेम चलाना आसान है और पावर प्ले के बाद भी ना उसका अंदाज वैसा ही रहता है। दूसरी चीज, 346 रन में से 84 रन स्वीप, स्कूप, स्विच हिट, इन सब से जो अलग शॉट्स आते उसमें रन बनाए इसने, 84 रन मिला के कुल। तो इसका मतलब ना इसके पास गेंदबाज को अनसेटल करने की काबिलियत भी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस सीजन जिस तरह से अभी तक पंजाब का प्रदर्शन चल रहा है उसमें प्रियांश आर्या के साथ साथ प्रभसिमरन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। युजवेंद्र चहल पिछले मैच में हैट्रिक निकाली, बहुत अच्छी गेंदबाजी की और जिस तरह से वो गेंद को हवा दे रहे थे वो काबिल तारीफ। और आखिर में आके गेंदबाजी करना थोड़ा जिगरा तो है। जो चिन्ना स्वामी में खैर सालों साल वहाँ पे गेंदबाजी की हो बेंगलुरु के लिए, आरसीबी के लिए, तो जिगरा तो होगा ही। जिगरे के बिना आप वहाँ पे बतौर स्पिनर गेंदबाजी नहीं कर सकते। वहाँ से पका हुआ ये खिलाड़ी है। अब 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, देखिए इनके पास, अगर वो चल गए तो किस तरह से वो काउंटर करते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने चहल का ना इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, औसत भी ज़्यादा है और रन भी तेज गति से देते हैं। एक तो निकोलस पुरन, ऋषभ पंत का खैर फॉर्म है नहीं, लेकिन अगर निकोलस पुरन चल गए तो उनको किस तरह से काउंटर करते हैं। क्या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे, क्या गूगली डालेंगे, क्या वाइड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ये देखना होगा। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। सबसे पहले पंजाब, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, ये 3 मजबूत खिलाड़ी हैं। जॉस इंग्लिश, नेहल वडेरा, शशांक सिंह। अब मार्कस स्टोइनिस को वापस लेके आइए, अगर वो फिट है, सब कुछ बढ़िया, तो उनको श्रेयांश सेडगे की जगह पे जरूर लेके आइए। धर्मशाला की पिच पे मुझे लगता है उनको एंजॉय करना चाहिए बैटिंग और बॉलिंग, तो उनको वो लेके आइए। मार्को यानसन, अजमतुल्ला उमरजाई, तो आपकी बैटिंग तो बहुत पुख्ता हो गई ना। 9 नंबर तक बैटिंग है और अगर हरप्रीत बरार की भी अगर आपने बैटिंग यूज करी तो फिर और लंबी बैटिंग है। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार, ये पुख्ता 12 नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है? लखनऊ, देखिए लखनऊ की प्लेऑफ की रेस की बात ना कोई करता नहीं है। 10 मैच में 10 पॉइंट हुए, लेकिन अगले 4 में से 3 मैच जीतते हैं ना तो क्वालिफाई करते हैं। तो अभी भी रेस में बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। जरूर बेहतर क्रिकेट खेलना पड़ेगा, मोमेंटम लूज किया है। सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करेंगे। ऋषभ पंत उनका जो कैप्टन है ना, वो स्ट्रगल ज्यादा कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा दारोमदार था। अभी तक 110 रन बनाए, 100 की भी स्ट्राइक रेट है नहीं। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, उन्हें पकड़ रहे हैं। उनकी बैटिंग भी कई बार देखा हमने, पोजीशन बहुत लो उन्होंने रखी है, या जिसने भी डिसीजन लिया था टीम मैनेजमेंट में। तो अब यहाँ पे उन्हें ऊपर बैटिंग करना ही करना है। अगर वो ऊपर बैटिंग करेंगे, अपने आप को मौका देंगे, थोड़ा वक्त देंगे, तो फिर काम उनके लिए आसान हो जाएगा। मुझे लगा मुंबई के सामने जो स्वीप खेला, रिवर्स स्वीप, वो जरूरत ही नहीं थी इतनी जल्दी। आप अभी तो आए बैटिंग करने, आप थोड़ा वक्त ले लीजिए। अब वो क्यों ऐसा करते हैं? उनके पास वो ऑफसाइड वाला गेम उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑफसाइड वाला गेम इंप्रूव किया, अपने आप को थोड़ा वक्त दिया, इनका काम आसान हो जाएगा। टैलेंटेड खिलाड़ी, ये टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है, लेकिन उसको तब्दील करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि पहले आईपीएल में रन नहीं बनाए, पहले आईपीएल में रन बनाए, लेकिन अभी नहीं बन रहे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त देंगे, रन बनेंगे। निकोलस पुरन लास्ट के 4 मैचेस में सिर्फ 55 रन बने और गेंदबाजों ने ना उन्हें पकड़ा, या तो एकदम आगे डाल रहे गेंद स्टंप के अंदर, या तो फिर स्लोअर वन इनटू द पिच गेंदबाजी कर रहे हैं। ये 2 चीजों के साथ उनके सामने प्लानिंग की जा रही है, उन्हें आउट करने की कोशिश की जा रही है और आउट भी हो रहे हैं। ये प्लान निकोलस पुरन को पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता होगा तो उसे काउंटर करने का रास्ता निकाल पाएंगे। शुरुआत बहुत अच्छी की थी। शुरुआत में जब 55 रन से पहले, जो पिछले 4 मैच में बना, उससे पहले 350 रन तो बना दिए थे, 33 छक्के तो लगा दिए थे। तो फॉर्म कमाल का था, फॉर्म लेके आए थे, फॉर्म डिप हुआ है और जैसे उनका फॉर्म डिप हुआ ना, लखनऊ के रिजल्ट पे सीधा सीधा असर पड़ा है। तो ये जो प्लानिंग हो रही है,
स्टंप में या तो एकदम आगे डालने की या तो फिर स्लोअर वन इनटू द पिच डालने की जो काबिलियत लेके आ रहे हैं जो गेंदबाज सामने पंजाब के, उनके सामने ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो काम कर दिया, अगर उसे काउंटर कर दिया तो फिर उनके रन वापस आ जाएंगे और जो सीधा सीधा लखनऊ को फायदा देंगे। देखिए मिडिल ऑर्डर से ना रेगुलर रन नहीं बन रहे। समन ने कुछ अच्छी पारी खेली, बदौनी ने कुछ अच्छी पारी खेली, निकोलस पूरन अभी उनका बल्ला ठंडा हो गया है, ऋषभ पंत से कुछ नहीं मिल रहा है बतौर बल्लेबाज यूनिट, तो फिर लखनऊ क्या करे? दो बल्लेबाज है ना उनके शुरुआत में, माकरम और मार्श, दोनों ने 300 रन बना दिए, दोनों फॉर्म में हैं। क्या वैसा काम वो कर सकते हैं जैसे गुजरात के टॉप 3 करते हैं? साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर, वो तीनों लंबी पारी खेल लेते ना, बल्क ऑफ रन बना देते। क्या ये तीनों मिलके, निकोलस पूरन को भी अगर उसमें मिला दें, मार्श और माकरम के साथ मिलके, क्या तीनों बल्क ऑफ द स्कोरिंग कर सकते हैं? अगर वो करेंगे, वो थोड़ी जिम्मेदारी लेके यार, कि अगर हाई रिस्क शॉट लेना है तो थोड़ा क्या अवॉइड कर सकते हैं अगर उनकी पारी लंबी चलती है। सामने वाले गेंदबाज अगर जिसका भी दिन चल रहा है बढ़िया, अगर चहल का दिन बढ़िया है, तो क्या उसको टारगेट ना करके वो लंबी पारी खेलने की, लो रिस्क क्रिकेट खेल के उनके सामने फिर बाकी बल्ले गेंदबाजों को टारगेट करे? क्या वैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं? अगर वैसे करेंगे तो फिर लखनऊ की लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। मयंक यादव की वापसी, देखिए मयंक यादव ने वो एक सपाट पिच पे 2 विकेट निकाली, 40 रन देके 4 ओवर में, अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगा हार्दिक को जिस तरह से आउट किया था ना, गेंद अंदर की तरफ आई थी, बोल्ड हुए थे, ऐसा लग रहा है कि पेस उतरी नहीं थी जितनी पेस उनकी हुआ करती थी, थोड़ी कम है, शायद रिदम करते करते वापस आ जाएगी, लेकिन स्लो रन पे काम किया है ऐसा लग रहा है। ये फॉल शॉट बहुत कराते बल्लेबाजों को। अपने छोटे से करियर में फॉल शॉट का जो परसेंटेज है वो हर एक ओवर में ना आपको देखने को ही मिलता है। वो परसेंटेज लगभग 30 का भी होगा वो आंकड़ों में, लेकिन जो लेंथ डालते जिस तरह से उनको उछाल मिलता है, धर्मशाला के पिच पे उन्हें बड़ा मजा आना चाहिए। और अगर उनका रिदम 4 ओवर में प्रॉपर रहा और उनकी फिटनेस बराबर रही तो ये एक एडेड एडवांटेज है लखनऊ का। लखनऊ की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। मिचेल मार्श, एडन माकरम, निकोलस पूरन, ये तीनों को बल्क ऑफ द स्कोरिंग करनी पड़ेगी टीम की। उसके बाद ऋषभ पंत, उनका बल्ला नहीं चल रहा, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। आयुष बदौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, ये तो आपके टॉप 7 हो गए। इन्हीं पे जिम्मेदारी होगी, इन्हीं को रन बनाने पड़ेंगे। एक और बल्लेबाज के बारे में सोच सकते हैं, एक गेंदबाज कम करके, वो है हिम्मत सिंह, लेकिन क्या उसकी जगह बन सकती है? उसके बाद रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी, अवेश खान, मयंक यादव और प्रिंस यादव। इसमें बस यही है कि शार्दुल ठाकुर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं प्रिंस यादव की जगह पे, क्योंकि वो एक आपको बल्लेबाजी का ऑप्शन भी देते हैं। अगर आप हिम्मत सिंह की तरफ नहीं जाते तो वो जहन में आएगा, लेकिन प्रिंस यादव सिर्फ अगर आप ऐसे गेंदबाज खिलाते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली ऐसे पिच पे जहाँ पे हाई स्कोरिंग होने के चांसेस है, जो धर्मशाला में हो सकता है। मैचेस पे आते हैं। अर्शदीप बनाम माकरम, 4 बार आउट किया है माकरम को, तो वो एक मैचअप है। फिर मार्श के सामने भी ना, ये पिछली बार आपको याद होगा गेंद खड़ी हो गई थी, वो बिल्कुल दोबारा वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। इस बार तो हो भी सकता है कि गेंद को और ज्यादा आगे डाले अर्शदीप सिंह। तो ये मैचअप, दूसरा मैचअप मयंक यादव वर्सेस श्रेयस अय्यर। देखिए अभी तक आमना सामना दोनों का हुआ नहीं है, लेकिन क्या नोज एंड टोज कर सकते हैं एक बाउंसर डाल के? हालांकि श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा शॉर्ट बॉल को खेला है, लेकिन फिर भी वो पेस पे क्या कोशिश कर सकते हैं? नोज एंड टोज, एक अच्छा मैचअप देखने को मिल सकता है। वहीं पे चहल बनाम निकोलस पूरन, ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा, और उसमें कारीगिरी चहल की देखना ये चाहूंगा लाइन के साथ खेलते हुए। अगर गुगली नहीं डाल रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, उनकी ताकत भी है नहीं, लेकिन वो जो लाइन को कंट्रोल है वो किस तरह से लेके आते हैं, और वहीं पे क्या प्लान के साथ बैटिंग करेंगे? क्या सीधा करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजी निकोलस पूरन, या जो थोड़ा सा बैट के जो लेग साइड पे बड़े शॉट लगाते हैं स्लॉक स्वीप की तरह, क्या उसकी तरफ जाएंगे? प्रियांश आर्या बनाम दिग्वेश राठी, ये मैचअप में देखने के लिए पर्सनली आतुर हूं। पिछली बार जब दोनों का आमना सामना हुआ था तो आउट कर दिया था राठी ने प्रियांश को। इस बार भी वो माहौल बन सकता है। हालांकि पिच ज्यादातर सपाट है, फास्ट बॉलर को मदद करती है, और हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पे क्या प्लान लेके आते हैं, लेकिन फिर भी प्रेशर में रहेंगे प्रियांश आर्या जब दिग्वेश आएंगे। यार देखो, मैं हमेशा पंजाब को सपोर्ट करता हूँ ना, कि पंजाबी तो मेरी पहली टीम है, और हमेशा मुझे लगता है कि पंजाब ना ये अच्छा क्रिकेट खेल रही है, और मुझे बड़ा मजा भी आता है जब वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन लखनऊ के सामने ना संभाल के खेलना पड़ेगा। लखनऊ ऐसी टीम है जो थोड़ा सा ब्रेक के बाद भी आ रही है, थोड़ा परेशान भी ज़्यादा है। ऋषभ पंत का फॉर्म भी नहीं है, लेकिन अगर वो फॉर्म में आ गए, निकोलस पूरन फॉर्म में आ गए, तो परेशानी हो सकती है पंजाबियों को, मुझे ऐसा लगता है। तो अपना एक क्रिकेट खेलना पड़ेगा पंजाब को। मैं कहूँगा अभी ना बैलेंस में ये गेम, लखनऊ से बच के रहना पंजाब।